गुड मॉर्निंग सेवन क्लास। आज आपका बेटा हिंदी फर्स्ट में पाठ 8 पढ़ाया जाएगा। मेरा विद्यार्थी जीवन। इसके जो लिखने वाले हैं वह हैं गांधी जी। गांधी जी का पूरा नाम सभी बच्चे जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता भी रह चुके हैं। उन्हें संबोधित किया हुआ है ना राष्ट्रपिता के नाम से। उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करके, क्योंकि वे एक आज़ादी को यानी देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने अपना बहुत सारा योगदान हमारे उसको भारत को दिया है, तो उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है। उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, ये सभी बच्चों को पता है। उन्होंने अपनी एक जो आप कहते हैं ना कि जो अपने ऊपर गुजरा हुआ होता है उसके ऊपर एक लेख लिखा, मेरा विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी क्या होते हैं? आप पाठशाला में पढ़ने के लिए आते हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ से कुछ ज्ञान की बातें प्राप्त करते हैं। विद्यालय में जब भी आया जाता है बेटा, जब हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है, पढ़ाई से संबंधित, लिखाई से संबंधित अच्छे शिष्टाचार जो भी कुछ होते हैं वह विद्यालय में सिखाए जाते हैं। कुछ बच्चे उसका अनुसरण बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और वे जीवन में ऊंचाई तक अपने को ले जाते हैं। कुछ बच्चे उसका मतलब एक केवल मजाक समझ कर उसकी पढ़ाई करते हैं, केवल हम विद्यालय में आ रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। उन्हें अभी तो बेटा समय का नहीं पता चलता है, क्योंकि समय जिस तरह से अपनी गति परिवर्तन करता रहता है, जब वे बड़े हो जाते हैं तब उसका आभास होता है कि हमने उस समय अगर ढंग से पढ़ाई कर ली होती तो क्या होता, तो वह हम भी नीचे उठ जाते, या हमारा भी कारोबार, या हम भी समाज में सम्मानित होते, या कुछ अच्छा गर्व महसूस करते। तो बेटा मैं इस वाले पाठ से आपको यह समझाना चाहती हूँ कि इस वाले पाठ में आपको गांधी जी ने अपने जीवन के द्वारा, विद्यार्थी जीवन के द्वारा यही मार्गदर्शन किया है। गांधी जी ने देखिए क्लास के अंदर मतलब सभी यात्राएं सही है। गांधी जी ने, आपको पता है, जब वह वकालत पास करने के लिए, वकालत पढ़ने के लिए विदेश गए थे, तब भी वहाँ पर उनका कुछ काम ऐसा था, वैसे वो बहुत पढ़ने में होशियार थे, कुछ काम ऐसा था उनका जो वह उनको दूसरों की नज़रों में अपने आप को गिरा देता। वह थी उनकी स्पष्ट लेख, यानी उनकी लिखाई सुंदर नहीं थी। उन्हें कसरत से भी में भी रुचि नहीं थी, यानी कि जैसे कसरत की जाती है वह बताते हैं, बड़े आराम से बताते हैं कि मुझे कसरत में भी रुचि नहीं थी, क्योंकि वह ये सोचते थे कि क्या नाम है, जो जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमारी मानसिक शक्ति तो यूज हो रही है, यानी प्रयोग की जा रही है, तो फिर शारीरिक शक्ति से क्या लाभ। तो उनकी ये धारणा भी थोड़ा सा उनको गलत लगी, क्योंकि मानसिक शक्ति में केवल बेटा आप अपना दिमाग यानी मस्तिष्क है, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो आपका शरीर की बनावट होती है उसके अनुसार आपको कसरत भी अनिवार्य है। गांधी जी ने इसमें अपने विचारों को इस तरह से किया है कि जो विद्यार्थी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह क्लास के अंदर प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। यह बताना बेटा अपने लिए संभव नहीं होता है कि हम किस प्रकार के हैं। अगर हमारी कोई प्रशंसा दूसरा करे तो हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ अच्छे गुण हैं, अन्यथा अपने ही गुणों का बखान करना अक्लमंदी नहीं कहलाई जाती है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए पहली बात तो जो शिक्षक होते हैं उनका भी पूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ता है कि वह क्या बात कह रहे हैं और हमें उनकी बात माननी है या नहीं माननी है। आजकल का विद्यार्थी इन बातों को में खरा नहीं करता है, क्योंकि कुछ सुनते हैं और कुछ अनसुना कर देते हैं। गांधी जी अपने माता पिता के प्रति स्नेह भी रखते थे, इसलिए वह उनकी सेवा भी करने में वह अपना समय लगाते थे। बच्चों, माता पिता की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। काम तो हम सभी करते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन अगर हम उसमें से कुछ अपना समय अपने माता पिता की सेवा में लगाएं तो हमारे को मतलब भगवान की तरफ से इतनी अच्छी वो मिलेगी कि हाँ जी हम ऊंचे उठ सकते हैं, क्योंकि वह हमें दुआएं देते हैं, हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। माता पिता कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचते, तो
उनके मुख से जो आशीष वचन निकलते हैं उसके द्वारा हम ऊंचाई पर जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हो रहे हैं जो कहना नहीं मानते हैं। मैं इससे बेटे यही संदेश दूंगी कि आप सबको अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। तो आज हम काय के विषय में पढ़ रहे हैं, गांधी जी के का पाठ पढ़ने जा रहे हैं जो उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में लिखा है। हाई स्कूल में मैं मूर्ख नहीं माना जाता था। शिक्षकों का प्रेम संपादन हमेशा करता रहता। शिक्षकों का भी आदर सम्मान करते थे। हर साल माँ बाप को विद्यार्थियों की पढ़ाई तथा चाल चलन के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते हैं। बेटे जो इंग्लिश में आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, लेकिन चरित्र प्रमाण पत्र यह विद्यालय से बच्चे को दिया जाता है, जिससे यदि वह कहीं एडमिशन लेता है तो उसका वह प्रमाण पत्र बहुत काम आता है। ठीक, उनमें किसी भी दिन मेरी पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं की गई। दूसरे दर्जे के बाद क्रमशः इनाम भी पाए और 5वें 6ठे दर्जे में तो क्रमशः 4 रुपये और 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्तियां भी मिलती थी। छात्रवृत्ति जो एक सरकार की तरफ से कुछ पैसा पुरस्कार के रूप में भेंट किया जाता है। पहले यह केवल उन विद्यार्थियों को दिया जाता था कक्षा के जो मेधावी छात्र होते थे, यानी जो बहुत अच्छे होते थे। लेकिन आजकल सरकार ने जो है इसके ऊपर सभी को लागू कर दिया है कि सभी बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, कि जिससे कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रह सके। छात्रवृत्ति मिलने में मेरी योग्यता की अपेक्षा तकदीर ने अधिक मदद की। ये छात्रवृत्तियां सब लड़कों के लिए नहीं थी और उस समय 40-50 छात्रों की कक्षा में 16 प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं हो सकते थे, क्योंकि पढ़ने में बेटा सभी की रुचि नहीं होती है। कुछ ही छात्र ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं 3 तरह की कैटेगरी में बताते हैं ना। एक तो बहुत होशियार होते हैं, एक होते हैं मध्यम वर्ग के, एक होते हैं निम्न स्तर के। ठीक है, जो बहुत अच्छे विद्यार्थी होते हैं उनका नाम भी आपने देखा होगा, कक्षा में भी उनका नाम अत्यधिक बोला जाता है और पुरस्कार भी वही प्राप्त करते हैं। अपनी तरफ से तो मुझे याद है कि मैं अपने को बहुत योग्य न समझता था। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता कि मुझे क्यों मिले, क्योंकि मैं अपनी नजरों में अपने को अच्छा नहीं समझता था। परंतु हाँ, अपने आचरण का मुझे बहुत बड़ा ख्याल रहता। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता। यदि हम किसी को बेटा अपशब्द बोल देते हैं या कुछ हमारे से गलती हो जाती है, आप पूरे दिन का अगर दिनचर्या को याद करोगे शाम के समय सोते समय, तो देखना कि हमसे जब कोई गलती होगी तो पूरे दिन पछतावा करने की आएगा, हमसे बड़ी गलती होगी। तो गांधी जी को भी ऐसा ही महसूस किया। यदि मुझे कोई काम मन न पड़ता कि जिसके लिए शिक्षक को उलाहना देना पड़े अथवा उनका ख्याल भी हो जाए, तो वह मेरे लिए असहाय हो जाता। मुझे याद है कि एक बार मैं पिटा भी था। मुझे इस बात का दुख नहीं कि पिटा, परंतु इस बात का महा दुख हुआ कि मैं इस दंड का पात्र समझा गया, यानी जो मेरी गलती नहीं थी उसके लिए भी मुझे दंडित किया गया। मैं फूट फूट कर रोया। यह घटना पहली अथवा दूसरी कक्षा की है। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए रोया। उस समय दोरावजी, देखिए हेडमास्टर का नाम है। हेडमास्टर किसको कहा जाता है? जो विद्यालय के प्रधानाचार्य होते हैं बेटा, उन्हें हेडमास्टर कहते हैं, क्योंकि सबका हेड होता है ना। तो उनका नाम क्या था? दोरावजी एडलजी गिनी हेडमास्टर थे। वे विद्यार्थी प्रिय थे, उन्हें मतलब वो विद्यार्थियों से बहुत ही प्रेम करते थे, क्योंकि वे नियमों के पालन करवाते, विधि पूर्वक काम करवाते और काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी कराते। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए कसरत, क्रिकेट लाजमी कर दी थी। लाजमी होता है आवश्यक। मेरा मन उसमें नहीं लगता था। लाजमी होने के पहले तो मैं कसरत, क्रिकेट या फुटबॉल में कभी न जाता था। न जाने मैं मेरा जैबपन भी एक कारण था, यानी वो सोचते थे मुझे खेलना तो आएगा नहीं, मैं सबके सामने अपनी बेइज्जती ना करा। मतलब वो झिझकते थे कहीं पर भी, अगर कसरत हो रही थी या कहीं पर भी फुटबॉल खेली जाती थी या क्रिकेट खेला जाता था। अब मैं देखता हूँ कि कसरत में से अरुचि मेरी। देखिए गलती बाद में आवाज होती है, गांधी जी को बाद में आवाज हुई। उस समय
मेरे ऐसे गलत विचार थे कि कसरत का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं। आगे चलकर मैंने समझा कि व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा के लिए भी विद्या अध्ययन में उतना ही स्थान होना चाहिए जितना मानसिक शिक्षा का है। ठीक है। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत से न जाने से मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ था देखिए। इसका कारण है पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है। यह मुझे पसंद आया और तभी से घूमना अच्छा लगने के कारण घूमने जाने की आदत मुझे पड़ गई। बेटा घूमना भी एक व्यायाम होता है। शुद्ध वायु हमारे को मिलती है ना, तो इस वजह से तो जो अब तक है घूमना भी एक अच्छा प्रकार का व्यायाम है और इस कारण मेरा शरीर थोड़ा बहुत सुगठित हो गया। यानी कि जो शरीर गठित होता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वह कसरत के द्वारा होती है। लेकिन यदि आप प्रतिदिन घूमने के लिए भी अपने को रखेंगे, यानी घूमेंगे प्रतिदिन सुबह के नंबर में, यानी कि बस वैसे ही सड़क पर टहलना ऐसा नहीं है बेटा। जो सुबह सुबह के नंबर में उठ के घूमने जाता है, जब शरीर ज्यादा स्वस्थ होता है। और अरुचि का देखिए, गांधी जी की अरुचि का दूसरा कारण क्या था? पिताजी की सेवा शुश्रूषा करने की तीव्र इच्छा, यानी पिताजी की सेवा करना। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता। जब कसरत लाजमी कर दी गई तब इस सेवा में विघ्न उपस्थित होने लगा। वह इसमें एक घटना और बताएंगे, वह घटना घड़ी से संबंधित है। विघ्न उपस्थित होने लगा। मैंने अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए कसरत से माफी मिलनी चाहिए, परंतु गिमी साहब होते हेडमास्टर, क्यों माफी देने लगे? एक शनिवार को सुबह का स्कूल था, शाम को 4 बजे कसरत में जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी। पहले बेटा जब हमारे पास में साधन उपलब्ध नहीं होते थे, तो जो समय का पता लगाते थे वह धूप के कारण से लगा लेते थे कि इतने आंगन में धूप आ गई तो ये समय हो रहा है, इतने में आ गई तो ये समय हो रहा है। पहले के व्यक्ति जो है समय का अनुभव धूप के अनुसार लगा लेते थे। लेकिन उस दिन क्या था, आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण समय का पता न चल सका। बादलों से मुझे धोखा हुआ। जब तक कसरत के लिए पहुंचता तब तक तो सब लोग चले गए थे। दूसरे दिन गिनी साहब ने हाजिर देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया। मुझसे कारण पूछा, कारण तो जो था सो ही मैंने बतलाया। उन्होंने उसे सच नहीं माना और मुझ पर 1 या 2 आना ठीक याद नहीं कितना जुर्माना हो गया, यानी कि रुपए में जुर्माना दंडित किया गया। मुझे इस बात से अत्यंत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। मैं यह कैसे साबित करता कि मैंने झूठ नहीं बोला, पर कोई उपाय नहीं रहा था। आजकल बच्चों को कुछ कहोगे तो बच्चे तो पहले अकड़ के बोलेंगे ना, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जो मास्टर सजा देते थे वह बच्चे बहुत आसानी से उसको स्वीकार कर लेते थे। मन महसूस कर रह जाना पड़ा। मैं रोया और समझा कि सच बोलने वाले को गाली भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दिनों में मुझसे ऐसी वह पहली और आखिरी भूल थी। मुझे कुछ स्मरण है कि अंत में मैं जुर्माना माफ करा पाया था, क्योंकि उन्होंने जब अपनी बात, सत्य अगर बेटा कहीं पर अटका हुआ होता है, जहाँ पर सत्य होता है वहाँ पर अगर हम कोशिश करें, प्रयास करें तो अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं। कुछ दिन बाद कसरत से छुट्टी मिल गई। पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर को मिली कि मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास चाहता हूँ, तब जाकर उससे छुटकारा मिला। यानी उनके पिताजी का पत्र आ गया था इस विषय के लिए। अब व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। इस कारण शरीर से मेहनत न लेने की भूल के लिए शायद मुझे सजा न भोगनी पड़ी हो, क्योंकि उन्हें सजा नहीं मिलती थी, क्योंकि उनके पास में हो गया था। परंतु एक दूसरी भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। अब देखिए, पहली भूल कौन सी थी गांधी जी की? कसरत, हॉकी तक खेलने जाने की, है ना। अब दूसरी भूल क्या है? वह भूल बेटा अधिकांश बच्चों में, सभी बच्चों को अभी भी कहती हूँ, उस भूल में सुधार कीजिए जिस प्रकार गांधी जी आज तक पछता रहे हैं, कहीं आप भी ना पछताएं। ठीक, पढ़ाई में सुलेख होने की जरूरत नहीं। यह बुद्धि मेरे मन में जाने कहाँ से आ गई थी, जो ठेठ विलायत जाने तक रही। विलायत यानी विदेश।
फिर और खासकर दक्षिण अफ्रीका में, जहां बफलो के और दक्षिणी अफ्रीका में जन्मे और बड़े युवकों के मोती के दाने की तरह अक्षर देखे, तो मैं बहुत लज्जाया और पछताया। जब थोड़ा बड़ा व्यक्ति हो जाता है ना और कहीं गलतियां दिखती हैं तो अपने आप में शर्मिंदगी लगती है। मैंने देखा कि खत लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। अर्थात लिखाई, समझ में आ गया ना सभी को? मैंने पीछे से अपना लेख सुधारने की कोशिश भी की, परंतु पक्के घड़े पर मिट्टी कब तक चढ़ सकती है? यदि कुमार अपने घड़े को बिल्कुल बना के तैयार करके उसको तैयार रख दे, अगर उस पर हम दोबारा से चिकनी मिट्टी लगाएंगे या मिट्टी का लेप करेंगे तो वह उस पर नहीं टिकता, क्योंकि वह चिकना हो जाता है। इसलिए जब हम बड़े हो जाएंगे, अगर हम उसमें सुधार करना चाहें तो अपनी आदत में सुधार नहीं कर सकते। यह बेटा बाल अवस्था से ही चलता है कि अपनी लिखाई, अपनी आदतें, किसी की सेवा करना, यह बेटा बचपन से ही आदतों में आना चाहिए। जिस बात की अवहेलना मैंने जवानी में की, उसे मैं फिर आज तक न सुधार सका। हर एक नवयुवक और युवती मेरे उदाहरण को देखकर चेते और समझे कि उस अच्छा खत विद्या का आवश्यक अंग है, क्योंकि जब हम खत किसी को लिखते हैं, अगर स्पष्ट रूप से और साफ लिखेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। यदि उसके अंदर त्रुटि होती है यानी गलतियां होती हैं और लिखाई भी सही नहीं होती है तो पढ़ने वाला भी बोझिल समझता है कि हाय राम, इनने क्या लिख दिया। खत सुधारने के लिए लेखन कला आवश्यक है। लेखन कला क्या है ना, मैं तो अपनी यह राय बता रहा हूँ कि बालकों को आलेखन कला पहले सीखनी चाहिए। आलेखन कला यानी कि पूर्व जब हम आलेखन बनाते हैं, क्योंकि जब हम आड़ी तिरछी पेंसिलें चलाते हैं उसके ऊपर सुंदर फलक बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम लिखने का भी सुंदर सुंदर अभ्यास करेंगे, जिससे हमारे जो अक्षर है वो मोतियों की तरह से अलग अलग दिखाई पड़े। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद करता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचानने लगता है। और जब आलेखन कला सीखकर चित्र इत्यादि निकालना सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर छापे की तरह हो चौड़ी, यानी जब वह लिखे तो ऐसा महसूस है कि हाँ जी अलग से कॉपी, मतलब बिल्कुल अलग से ही चमक जाती है। किसी किसी बच्चे की कॉपी बेटा चमकती भी ऐसे ही है। संस्कृत, अब उनको पहला था कसरत के विषय में, फिर उनकी लिखाई के विषय में। अब आता है एक विषय है संस्कृत, जो आप लोग भी पढ़ते हैं, जिसमें किसी किसी बच्चे की रुचि जो होती है कम होती है। बेटा विद्यालय में भी हम लोग पढ़ते तो हिंदुस्तान में रहते हैं, ये सबसे कमी की बात मुझे भी नजर आती है। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है, विद्यालय हमारे सभी के मतलब विद्यालय में जो है धर्म का ज्ञान नहीं कराया जाता। केवल हम अपनी भाषा हिंदी भाषा तो पढ़ते हैं, संस्कृत भाषा तो पढ़ते हैं, लेकिन वेद पुराणों का ज्ञान हमारे विद्यालयों में नहीं कराया जाता। वह केवल जो कराया जाता है संस्कृत के जो विद्यापीठ होते विद्यालय उनमें ही कराया जाता है। अगर विद्यालयों के अंदर एक भी धार्मिक पुस्तक लगती है तो हमारा उसमें धर्म के प्रति रुझान होता है और हम कुछ अच्छे संस्कार, उसके द्वारा भी हम कुछ अच्छी बातें सीख सकते हैं। लेकिन जो हमारे पाठ हैं, ठीक है, हिंदी संस्कृत इंग्लिश जिसके भी पाठ हैं, इसके अंदर हमें किसी न किसी रूप में किसी न किसी भगवान की या धर्म की बात अवश्य मिलती है। मतलब अलग से एक विषय न लगा के किसी के अंदर हमें अध्ययन कराया जाता है, इससे हम वेद पुराण की बातें कम सीख पाते हैं। तो इसमें क्या था, संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। रेखा गणित में तो रटने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि रेखा गणित में क्या होता है, केवल रेखाएं खींचते हैं और उसके द्वारा ही क्वेश्चन निर्धारित हो जाता है। परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि से सब रटना था। यह विषय भी चौथी कक्षा से शुरू होता था। आजकल किसी विद्यालय में ये फर्स्ट से शुरू है, किसी में फिफ्थ से, किसी में सिक्स से। छठी कक्षा में जाकर मेरा दिल तो बैठ गया, क्योंकि संस्कृत पढ़नी आसान नहीं होती, उसके जो उच्चारण है और जो उसके अर्थ निकालने होते बेटा वह बहुत मुश्किल होते हैं। संस्कृत शिक्षक बड़े सरल आदमी थे, विद्यार्थियों को बहुतेरा पढ़ा देने का लोभ उन्हें रहा करता था, क्योंकि वो कहते हैं आ जाओ बेटा पढ़ लो, जितना तुम पढ़ लोगे अच्छी बात है कि
तो संस्कृत के जो अध्यापक थे वो इस तरह से थे। संस्कृत वर्ग और पारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा सी रहती थी। पारसी के मौलवी साहब नरम आदमी थे। विद्यार्थी लोग आपस में बात करते थे कि पारसी बड़ी सरल है और मौलवी साहब भी भले आदमी हैं। विद्यार्थी जितना याद करता है उतने पर ही वह निभा लेता है। बालकोचित स्वभाव सहज होने से की बात से मैं लजाया और एक दिन पारसी के दर्जे में जाकर बैठा। संस्कृत शिक्षक को इससे दुख हुआ। बेटा, जब कोई अपना धर्म या अपनी भाषा को छोड़कर अन्य में जाता है तो अध्यापक को थोड़ा सा इसमें लगता है कि मेरे पढ़ाने में कहीं कमी रह गई है या मेरे व्यवहार में कहीं कमी तो नहीं है जो बच्चा मेरे से अलग हो गया है। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, तुमको जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ। मैं तो समस्त विद्यार्थियों को अच्छी तरह संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर तो उसमें रस की घूंट मिलेगी। तुमको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं शर्मिंदा हो गया जब शिक्षक किसी को समझाता है तो। शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानती है। ये मास्टर जी का नाम है इनके। क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी न पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूँ वह न ले पाता। बल्कि मुझे तो इस बात का पश्चाताप रहता है कि मैं अधिक संस्कृत न पढ़ सका, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किसी भी बालक को संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना न रहना चाहिए। क्योंकि बेटे, जो हमारे वेद पुराण है वह सब संस्कृत में लिखी हुई है। यदि हमें धर्म का कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना है, हमें अपने में तरक्की महसूस करनी है, हमें मतलब जो बुराइयां हैं उनको बिल्कुल छोड़ना है, तो हमें जो हमारे ग्रंथ हैं उन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। उसके लिए संस्कृत भाषा का होना अनिवार्य है। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष के उच्च शिक्षण क्रम में मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। इतनी भाषाओं की गिनती से किसी को डर जाने की जरूरत नहीं। यथा विधि पूर्वक भाषाएं पढ़ाई जाए और सब विषयों पर अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा कराने का बोझ हम पर न हो तो पूर्वोक्त भाषाएं भारूप न मालूम हो, क्योंकि हम अंग्रेजी को बहुत हुआ मानते हैं और उसे पढ़ने का हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तब भी वह हमें पूरी तरह से नहीं आती है। क्योंकि अंग्रेजी को हम लोगों ने अपने ऊपर लाद रखा है। अगर हम उसे सरल समझ के करेंगे तो वह भी भाषा कठिन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे सार्वजनिक जो अगर हिंदी बोली जाती है, इस कारण वह हमें बोझिल या हमें मतलब कठिनाई अंग्रेजी पढ़ने में लगती है। बल्कि उनमें बड़ा रस आने लगे। फिर जो एक भाषा का विधि पूर्वक सीख लेता है, उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगमता से हो जाता है। सच पूछे तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत इन्हें एक ही भाषा माननी चाहिए, क्योंकि इनकी जो लिपि है वह देवनागरी है। पढ़ने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही फारसी और अरबी के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि फारसी और अरबी भी एक ही लिपि में लिखी जाती है। 6-7 वर्ष की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विद्या अध्ययन किया, परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा न मिली। फिर भी वायुमंडल से तो कुछ न कुछ धर्म प्रेरणा मिला करती थी। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ करना चाहिए। धर्म से मेरा अभिप्राय है आत्म साक्षात से और आत्मज्ञान से, यानी कुछ हमें ज्ञान की बेटा बातें मालूम होनी जरूरी है। वैष्णव संप्रदाय में जन्म होने के कारण बार बार हवेली जाता था, यानी मंदिरों में जाओगे जहाँ पे नक्काशी हुई होती है ना, वहाँ पर कुछ लेखा जोखा ऐसे लिखे होते हैं जो अगर हम पढ़ते हैं तो हमें, क्योंकि जब हम पढ़े ही नहीं तो उनमें हम समझदारी कहाँ से ला सकते हैं, तो हम उससे अनभिज्ञ हैं। यानी हम लोग जिस धर्म के हैं उस धर्म का भी हमें ज्ञान नहीं है, तो यह एक हमारे अंदर अपमानित बात है। यह हमारे अंदर ही है कि हम लोगों को इसकी मतलब कमी है हमारे अंदर, परंतु उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न न हुई। हवेली का वैभव मुझे पसंद न आया। हवेली में होने वाले अनाचारों की बातें सुन सुनकर मेरा मन उसके संबंध में उदासीन हो गया। वहां से मुझे कुछ धर्म प्रेरणा न मिली, क्योंकि जब जानकारी में केवल हम दर्शन करके आ जाएंगे, हमें तो क्या पता क्या लिखा है इसमें क्या नहीं है।
जब जो पुराने किले हैं, पुरानी जो मंदिर बने हुए हैं, उनमें बेटा देखिए आप पुरानी कथाएं काफी खोद खोद के लिखी गई हुई हैं इनकी, जिन्हें समझने के लिए बहुत ही मतलब अंदर से भी जिज्ञासा होनी चाहिए कि क्या लिखा है, और एक समझदारी भी होनी चाहिए। जब हमें ज्ञान होगा हम तभी उसे और भी ज़्यादा चेष्टा करेंगे समझने की। परंतु जो चीज़ मुझे हवेली से नहीं मिली, मैं अपनी माँ के पास से मिली। दाई माँ क्या होती है बेटा, जो हमें बचपन से पालती है। वह हमारे कुटुंब में पुरानी नौकरानी थी, उसका प्रेम मुझे आज भी याद है आता है। मैं पहले कह चुका था कि मैं भूत प्रेत से डरा करता था। रंभा ने मुझे बताया कि उसकी दवा राम नाम भी है। राम नाम जानते हो ना, यानी भगवान का नाम लिया। राम नाम जो आज मेरे लिए अमोघ शक्ति बन गया। गांधी जी ने अपने जीवन में राम नाम की ही धुन का प्रचार किया। उनकी सबसे अच्छी धुनी है वैष्णव जन तो तेने कहिए जी। ठीक है, जो यानी कि जो वैष्णव जन के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, उन्हें भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। उसका कारण यह रंभा गाय का बोया हुआ बीज ही है। मैं अच्छी तरह इस बात को अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में पड़े शुभ अशुभ संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं, और इसलिए यह बात अब मुझे बहुत कर रही है कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पठन न हो पाया। यानी जो ग्रंथ हमें पौराणिक कथाओं का अनुसरण कराते वह हमें नहीं मिल पाए। यह पाठ आपको समझ में आया होगा बेटा। इसका जो मेन मकसद है, माता पिता की पूर्ण सेवा करनी चाहिए। देखो पिताजी की सेवा के लिए गांधी जी ने अपने ऊपर अत्याचार की साल यानी अत्याचार किया था, मास्टर जी ने उन्हें सबक सिखाने के लिए दंडित भी किया था, लेकिन उन्होंने यह भी नहीं कहा कि मैं क्या कर क्यों रुकता हूँ। दूसरा, विद्यार्थी जीवन सादगी पूर्ण होना चाहिए। या हम लोग जो स्कूल में आते हैं बेटा शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, फालतू की बातों से या हमारे को अपने फैशन दिखाने से हमें कुछ रुचि नहीं होनी चाहिए। जो हम सीखने आ रहे हैं, जिसके लिए आ रहे हैं सीख मतलब करने के लिए, उसे हमें सादगीपूर्वक पढ़ना चाहिए और समझ के उसका अनुसरण करना चाहिए। भाषा और लिखाई स्पष्ट हो, यानी हमें भाषाओं का ज्ञान स्पष्ट रूप से होना चाहिए और हमारा लेख भी सुंदर होना चाहिए। जो गांधी जी ने अपने जीवन में कमियां महसूस की, उन्होंने उसका बहुत ही अच्छे तरह से विवरण किया है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि विद्यार्थी जीवन में ही बेटा जो कुछ सीख लोगे वह बहुत अच्छा हो जाएगा। बड़े होने पर आपको बहुत मुश्किल लगेगी उस चीज को सीखने के लिए। आपका पाठ यहीं पर समाप्त होता है बेटा। शब्द प्रश्न उत्तर आप सब कॉपी में करेंगे और अभ्यास कार्य किताब में करेंगे। थैंक यू बेटा।